What do you mean by object-oriented programming? And what are the various principles of object-oriented programming? आप ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या समझते हैं और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलग-अलग सिद्धांत कौन-कौन से हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी को समझने जा रहे हैं। हम लोगों ने मेथड्स को अच्छे से डील कर लिया है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को रफली डील कर लिया है और मेरे ख्याल से अब हम लोग क्लियर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is your 14th tutorial of video series BlueJ for 10th. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? अगर हम रफली इसको आंसर करें तो ये एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, यानी प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी मतलब क्या प्रोग्रामिंग करने का इसके अलावा भी कई तरीके हैं? जी बिल्कुल, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी इसके अलावा भी होती है। जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन सब में सबसे एडवांस्ड मेथडोलॉजी है, सबसे एडवांस तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्रामिंग का तरीका प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ऐसा क्यों है? तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्यों ना डिस्टिंग्विश करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि एक प्रोग्रामर के पास कोई टास्क आया, कोई प्रोग्राम बनने के लिए आया, ठीक? तो उसके पास एक नीड आई होगी कि उसको इस पर्टिकुलर पर्पस पे एक प्रोग्राम बनाना है। तो उस प्रोग्रामर ने क्या किया, उसने तुरंत सोचने लगा कि इस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए उसको क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। सपोज उसको उस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए 10 अलग अलग प्रोसेस करने थे, तो उसने 10 अलग अलग प्रोसेस को डिफाइन कर लिया, राइट? और उस मेन प्रोसेस को करने के लिए जब जिस प्रोसेस की ज़रूरत थी तब उस प्रोसेस को कॉल किया। ये जो प्रोग्रामिंग का मेथडोलॉजी है ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि उस वक्त इस पूरे टास्क के दौरान, इस पूरे प्रोग्रामिंग प्रक्रिया के दौरान उस प्रोग्रामर का मेन फोकस अलग अलग प्रोसीजर्स पे था जो उसको इस्तेमाल में लाना था। वही एक दूसरे प्रोग्रामर ने इस काम को कैसे किया? दूसरे प्रोग्रामर ने पहले तो ये डिसाइड किया कि उसको क्या बनाना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उस मेन ऑब्जेक्टिव में उनको किस किस चीज़ों पे काम करना है, और उस हर एक चीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस हर एक चीज़ की क्या क्या बिहेवियर्स है। यहाँ पे वो हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये जो तरीका है जहाँ पे प्रोग्रामिंग करते वक्त मेन फोकस उस ऑब्जेक्ट पे होता है जिसके ऊपर हमको काम करना है, वो प्रोग्रामिंग की मेथडोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी होती है। एंड इसके अंदर क्योंकि वो हर एक ऑब्जेक्ट को और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को डिसाइड कर लेता है पहले ही, तो उसको उन प्रोसेस को फॉलो करने में दिक्कत नहीं होती जो उसको फॉलो करना है पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी हमको बहुत सारे फीचर्स भी देती है। जैसे अगर मैं किसी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है तो वो लैंग्वेज हमको बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी फॉलो करता है, इसीलिए जावा हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फीचर्स देता है। और आज हम इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन फीचर्स को शायद आपने पढ़ा है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, आप लोगों ने 9th क्लास में इन फीचर्स के बारे में पढ़ा है और इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। मैं इनके नाम बता रहा हूँ: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। मगर आज हम इनको सिर्फ डिफाइन नहीं करने वाले, हम ये देखने वाले हैं कि जावा हमको ये फीचर्स किस तरह से यूज करने देता है। आज हम प्रैक्टिकली भी देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस अचीव करते हैं जावा के अंदर।
तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन के अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो नोइंग द एसेंशियल डिटेल्स विदाउट कंसीडरिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, किसी चीज के बारे में सिर्फ जरूरी चीजों को जानना जो उस पर काम करने के लिए काफी है, उसके बैकग्राउंड डिटेल्स में जाने बगैर। जैसे कि आप सब लोग कंप्यूटर को यूज करते हो, आप सबको पता है कंप्यूटर में फाइल कैसे सेव की जाती है, पर कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि कंप्यूटर में जब आप फाइल को सेव करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर के इंटरनली क्या क्या प्रोसेस हो रहा होता है सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में। जी, आप में से बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, और वो सब लोग फाइल को सेव करना जान रहे हैं। सब लोग गाड़ी ड्राइव करना जान रहे हैं, उनमें से कई लोग उसको रिपेयर करना भी जान रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा लोग उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी की इंटरनल इंजन कैसे काम कर रहा है, और वो उसको आसानी से ड्राइव कर ले रहे हैं। राइट, सो हम अपने रियल लाइफ में भी एब्स्ट्रैक्ट व्यू रखते हैं, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को जानते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। जावा में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखने जा रहे हैं, और थोड़ी देर में मैं एक टर्म के बारे में भी बात करूंगा, मगर उससे पहले इनकैप्सुलेशन। द रैपिंग अप ऑफ थिंग्स इन अ सिंगल यूनिट इज इनकैप्सुलेशन। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को रैप करके एक सिंगल यूनिट में डाल रहे हैं तो वो इनकैप्सुलेशन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने अभी कंप्यूटर के बारे में बात की, जो गाड़ी के बारे में बात की, दोनों में इनकैप्सुलेशन हो रखा है। एक एग्जांपल देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर की सारी मैकेनिज्म वैक्यूम क्लीनर के अंदर है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम घर को साफ करने का सक्शन के थ्रू कर लेते हैं, बगैर ये जाने कि इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, क्योंकि सारा इंटरनल मैकेनिज्म एक जगह पर रैप अप किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, और आपको सिर्फ कुछ चीज़ें अवेलेबल है, वो बटन जो आप ऑपरेट करते हैं। राइट, इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। कैसे? हम लोग डेटा, मेंबर और मेंबर मेथड्स को रैप कर देते हैं क्लास के अंदर। हम लोगों ने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में ऐसा किया है। तो जब आप डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स को रैप करते हो क्लास के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली इनकैप्सुलेशन कर रहे हो। और एब्स्ट्रैक्शन जी, अगर आपके पास तो क्लास का कोड है, आप तो उसको आसानी से यूज कर सकते हो, मगर अगर आप अपने प्रोग्राम के बाइट कोड को, राइट, उसके बाइट कोड को किसी को देते हो तो उसको कोड मालूम नहीं चलेगा, उसको सोर्स कोड का पता नहीं चलेगा, मगर उसको क्लास का नाम और मेथड का नाम मालूम चल सकता है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। हम आगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, मगर उसको बहुत आसानी से क्लास का नाम और मेथड का नाम पता चल सकता है। जैसे कि आपको मैथ क्लास का नाम मालूम है, मैथ क्लास के मेथड्स का नाम मालूम है, और वो सारे प्रोसेस आप कर लेते हो बगैर ये एक्चुअली जाने कि वो प्रोसेस हो कैसे रहे। राइट, एक्चुअली अगर मैं SQRT कॉल कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहा है, वो कौन कौन से कोड्स हैं जो SQRT मेथड के अंदर है, मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं। राइट, तो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्या है? क्लास का नाम एब्स्ट्रैक्ट है, मेरे पास मेथड के नाम एब्स्ट्रैक्ट है, और मैं इन एब्स्ट्रैक्टेड चीजों की मदद से उनको यूज कर सकता हूं। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों एक साथ चलते हैं। जब तक मैं इनकैप्सुलेशन नहीं करूंगा, मैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकता। और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, जो ये दो प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स, ऊप्स के प्रिंसिपल साथ साथ चलते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनकैप्सुलेशन रैप अप करता है, चीज़ों को एक तरह से हाइड करने में मदद करता है, और एब्स्ट्रैक्शन हमको चीज़ें अवेलेबल करवाता है, वो चाहे मेथड के नाम के रूप में हो, उसके पैरामीटर्स उसके सिग्नेचर के रूप में हो, जैसे भी। तो वो जो गिनी चुनी चीज़ें मुझे मालूम है, वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। जो बाकी की सारी चीज़ें मुझसे हिडन है, वो इनकैप्सुलेटेड है। हम जावा में इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से हैंडल करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर्स 3 कीवर्ड है जो एक्चुअली स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे क्लास का कोई मेंबर कहां तक एक्सेस हो सकता है। सो एक्सेस स्पेसिफायर्स आर द कीवर्ड्स व्हिच स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। सो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अपने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर को, और हम कैसे अलग अलग स्कोप के डेटा मेंबर्स बना सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक बार और देखेंगे आज के प्रैक्टिकल सेशन में। अब जो बाकी की दो प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में आप जानते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? अटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास बाय अनदर क्लास। एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी हासिल कर लेता है। हालांकि इनहेरिटेंस आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी प्रैक्टिकली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। सो अगला जो प्रिंसिपल है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, और जो हमारे सिलेबस में भी है, वन थिंग इन मेनी फॉर्म, एक चीज़ कई रूप में अवेलेबल होगा। और ये भी हम लोगों को आगे करना है, मगर आज के वीडियो में मैं एक बार आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे मेथड ओवरलोडिंग किया जाता है। हालांकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग के पीछे क्या प्रिंसिपल है।
सो आज हम लोग इन पिलर्स को यानी एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं, जो हमारे ऊप्स के प्रिंसिपल्स हैं, और साथ ही साथ हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को डील करेंगे। सो आज के थ्योरेटिकल सेशन में बस इतना ही। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। और थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में देखा, अब हम इसी का प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। और जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि रियल लाइफ के किसी सिचुएशन के आधार पर, यानी जिस सिचुएशन के ऊपर हमको प्रोग्राम बनाना है, हमको पहले डिसाइड करना है कि उस सिचुएशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है। और एक बार जब ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाए तो फिर हमको डिसाइड करना है इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके ऊपर हमको काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बैंक को एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम बैंक के लिए सपोज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो बैंक में एक आम ऑब्जेक्ट जिसको हम काम में लाते हैं वो है अकाउंट। ओके, हर एक बैंक अकाउंट होल्डर का अपना एक अकाउंट होता है, राइट। तो अकाउंट एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर हम एक काम करेंगे, मगर इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हर अकाउंट का अपना अकाउंट नंबर होता है, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। हर अकाउंट का अपना एक बैलेंस होता है, ओके, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अकाउंट के ऊपर कुछ बिहेवियर भी होते हैं, अकाउंट के ऊपर कुछ काम भी होते हैं, कुछ प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है, राइट। सो डिपॉजिट का एक टास्क है जो अकाउंट पे किया जाता है। विदड्रॉ कर सकते हैं हम पैसा, तो विदड्रॉल का एक टास्क है जो हम अकाउंट में करते हैं। और इसके अलावा हम लोग अपने अकाउंट के बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, तो बैलेंस चेक ये एक काम है जो अपने अकाउंट के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अपने प्रोग्राम के केस को देखा कि प्रोग्राम कहाँ के लिए बनाना है। तो प्रोग्राम बैंक के लिए बनाना है। फिर बैंक के केस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने उसके बारे में बात की। अब जाहिर तौर पर अकाउंट एक मात्र ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो बैंक में हम इस्तेमाल में लाएंगे। अकाउंट होल्डर है, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ सकता है। पर हम पूरे बैंक में तो सॉफ्टवेयर भी बना नहीं रहे, तो सिर्फ अकाउंट के ऊपर काम करते हैं। तो अकाउंट हमने डिसाइड कर लिया एक ऑब्जेक्ट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड कर ली, और साथ साथ में इसके बिहेवियर्स हमने डिसाइड कर लिए। अब बस इस अकाउंट ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक जगह पे हमको लिखना होगा। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए हमको क्लास बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हम लोग क्लास में डिफाइन करते हैं। तो मैं एक अकाउंट नाम का ही क्लास बना रहा हूं। ओके, सो अकाउंट नाम की क्लास के अंदर होगा क्या? अकाउंट नाम की क्लास के अंदर हम वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स डिफाइन करेंगे। और हम लोगों ने इससे पहले के कई प्रोग्राम्स में देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए क्लास के अंदर हम लोग बनाते हैं डेटा मेंबर्स, और बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हम बनाते हैं मेंबर मेथड्स। तो हमको दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी है। एक है अकाउंट नंबर, तो मैं इंटीजर टाइप बना दे रहा हूँ ACCNO अकाउंट नंबर, और दूसरा है बैलेंस। तो बैलेंस के लिए मैं एक डबल टाइप वेरिएबल बना ले रहा हूँ बैलेंस। सो हमारे दो डेटा मेंबर्स हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर लिए। अब हमको मेंबर मेथड्स बनाने हैं। तो मेथड्स बनाना हम लोगों ने अभी सीखा था, और हम लोगों के पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स मेथड के ऊपर ही रहे हैं। तो हम एक मेथड यहाँ पे बनाएंगे जिसकी मदद से जब भी हम कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट, सपोज अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना, तो उसका एक अकाउंट नंबर होगा, एक बैलेंस होगा। तो उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं एक एक्सेप्ट नाम का मेथड बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग अकाउंट नंबर और बैलेंस एक्सेप्ट करेंगे। तो अकाउंट नंबर के लिए हम AN और बैलेंस के लिए डबल टाइप B बना दे रहे हैं। अकाउंट नंबर जो हमारा डेटा मेंबर है उसको असाइन कर दे रहे हैं हम लोग AN से, ओके, और बैलेंस जो डेटा मेंबर है उसको हम असाइन कर दे रहे हैं B से। जब एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे और जो दो पैरामीटर हम पास करेंगे वो अकाउंट नंबर और बैलेंस में आ जाएगा। इसी तरह से एक और हम लोग बिहेवियर बना रहे हैं बैलेंस इंक्वायरी के लिए। तो उसका नाम हम लोग दे रहे हैं बैलेंस चेक, और बैलेंस चेक का काम बस इतना होगा कि वो बैलेंस और अकाउंट नंबर को प्रिंट करेगा। ओके, सो ये प्रिंट करेगा पहले तो अकाउंट नंबर, तो एक प्रिंट एलन में हम लोग अकाउंट नंबर प्रिंट कर देते हैं, और दूसरे प्रिंट एलन में हम लोग बैलेंस प्रिंट कर देंगे। सो ACCNO O स्मॉल, और एक और प्रिंट एलन मेथड हमको चाहिए। सो उसके अंदर हम लोग का काम होगा कि प्रिंट कर दे बैलेंस को। सो हम लोगों ने बैलेंस चेक भी कर दिया। ओके, सो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर डिसाइड किए, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लास के डेटा मेंबर के रूप में लिखा, और बिहेवियर्स के लिए हम लोगों ने मेथड बनाए। दो बिहेवियर और है। एक बिहेवियर है
एक्चुअली जब भी हम डिपॉजिट करेंगे अकाउंट में, तो डिपॉजिट नाम का एक मेथड बना है और हमको बताना पड़ेगा कि हम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एक AMT नाम का वेरिएबल या पैरामीटर मैंने मेथड में पास किया। तो जब भी मैं डिपॉजिट मेथड को कॉल करूंगा उसमें एक अमाउंट पास करूंगा और मुझे बस करना इतना ही है कि बैलेंस में इस अमाउंट को ऐड कर देना है। और विड्रॉ के वक्त भी यही काम करना है जब हम विड्रॉ कर रहे होंगे। बट देखिए, जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, बट विड्रॉ के वक्त एक लिमिट है। जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में है मुझसे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो विड्रॉ मेथड जब हम कॉल करेंगे और अमाउंट जब स्पेसिफाई करेंगे तो विड्रॉ मेथड में हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैलेंस उतना है कि नहीं। तो उसी को चेक कर रहे हैं कि इफ अमाउंट इज लेस देन बैलेंस, अगर अमाउंट जो यूजर ने बोला है विड्रॉ करने के लिए वो बैलेंस से कम है, तब तो हम विड्रॉ कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एरर प्रिंट करेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, system.out.println insufficient बैलेंस। ओके, सो लगभग सारा काम हो गया है, बस हमको अब विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ इफ के अंदर करेंगे, और क्योंकि इफ के अंदर अमाउंट बैलेंस से कम है, और विड्रॉ करने के लिए बस आपको बैलेंस में से अमाउंट को घटाना होगा। तो -=AMT। सो हमारी क्लास रेडी है। और इसी तरह से हर बार हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही काम करते हैं। हम लोग जिस केस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को क्लास के अंदर हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, पब्लिक, राइट। और आज हम लोग को एक्सेस स्पेसिफायर भी डील करना है। तो फिलहाल के लिए मैं सारे एक्सेस स्पेसिफायर हटा रहा हूं, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम में एक भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रखूंगा। और एक बार जब हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर क्लियर कर लेंगे उसके बाद के सभी प्रोग्राम्स में एक्सेस स्पेसिफायर होंगे। ओके, सो अब ये क्लास अभी भी काम करेगी, अभी भी रेडी है। और इस क्लास को इस्तेमाल में लाने के लिए हम बस इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास पर राइट क्लिक करेंगे कंपाइल करने के बाद, और ये जो न्यू अकाउंट है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। तो पहले मैं नाम दे रहा हूँ, चलिए O1। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया O1। सो O1 नाम का एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे मेथड्स यहाँ पे हैं। एक्सेप्ट है, बैलेंस चेक है, डिपॉजिट है और विड्रॉ है। चलिए मान लीजिए मैं एक्सेप्ट को कॉल करता हूँ, और मैंने एक्सेप्ट को कॉल करके एक अकाउंट नंबर दिया जैसे 1 2 3 4 5 और एक बैलेंस दिया सपोज 1000। ओके, और अब मैं राइट क्लिक करके मैं बैलेंस चेक करता हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर और बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी डिपॉजिट करूंगा, तो राइट क्लिक करके डिपॉजिट पे क्लिक किया और मैंने अमाउंट डाल दिया जितना मुझे डिपॉजिट करना है। और इसके बाद में फिर मैं जब बैलेंस चेक करूंगा, सो देखिए यहाँ पे 200 अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। इसी तरह से मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने पहले 1500 विड्रॉ करके देखते हैं। देखिए ये एरर बता रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि 1500 अकाउंट में है ही नहीं। अगर मैं विड्रॉ करूं 1200 से कम, इवन 1199, तो ये विड्रॉ हो जाएगा। और अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो अभी बैलेंस होगा 1 रुपी, राइट। सो इस तरीके से फायदा ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फायदा ये है कि एक बार जब आपके सारे क्लासेस तैयार हो जाते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के लिए बस आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उनके पर्टिकुलरली मेथड को कॉल करना है। इसका और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप प्रोग्राम को इन्हांस कर सकते हैं और इन सभी फायदों को हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की। तो इस क्लास को बनाते वक्त मैंने इनकैप्सुलेशन किया है और वो कई लेवल पे किया है। जैसे मेथड लेवल पे अगर मैं देखूं तो मैंने मेथड के अंदर उसके सारे कोड्स हाइड कर दिए और मैं अब सिर्फ इस मेथड का नाम एक यूजर को या एक दूसरे प्रोग्रामर को दूंगा। जिस किसी प्रोग्रामर को मैं ये क्लास दूंगा उसके पास इस मेथड का नाम होगा, तो वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस मेथड को कॉल करेगा और ऑटोमेटिकली उसको 2 वैल्यू पास करेगा और वो दोनों वैल्यू इन डेटा मेंबर्स में आ जाएगी। अब वो क्लास का यूजर को भले ही इस मेथड के कोड ना मालूम हो, फिर भी वो इस क्लास के मेथड को यूज कर सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? मैंने आपको बताया था कि मैं उसको सिर्फ एक क्लास फाइल दूंगा, राइट, और उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, और डॉक्यूमेंटेशन फाइल कैसे दिखती है, बट इसको आज के ट्यूटोरियल में नहीं देखेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन फाइल से उसको क्लास के नाम, क्लास के मेथड्स के नाम मिल जाएंगे, मेथड के पैरामीटर्स मिल जाएंगे और वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके किसी भी मेथड को चाहे तो कॉल कर सकता है। और उसको क्लास के कोड की जानकारी रहना जरूरी नहीं है।
क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, हम लोग भी तो स्कैनर क्लास यूज करते हैं और हमारे पास स्कैनर क्लास के किसी भी मेथड का कोड नहीं होता, राइट? तो इनकैप्सुलेशन क्या है? जो हमने हाइड करके चीजों को अंदर रख दिया। और अब्स्ट्रैक्शन क्या है? क्लास के जो मेथड्स है जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट, जिनके बारे में हमको जानकारी है, क्लास का नाम, ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट है। हम इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए, या इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग करने के दौरान इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए क्या करते हैं? सो हम इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए प्रोग्रामिंग के दौरान यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो अब अगला सवाल आता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर्स कीवर्ड है जिनकी मदद से हम स्पेसिफाई करते हैं कि क्लास का कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट कहां तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बेसिकली 3 कीवर्ड है जो एक्सेस स्पेसिफायर में होते हैं, वो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं क्लास के किसी मेंबर के साथ। अभी फिलहाल मैंने किसी मेंबर के साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। ये भी एक्चुअली एक तरह का एक्सेस स्पेसिफायर है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, यानी जब आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज ना करें उस समय जो डिफॉल्ट स्कोप होता है इन डेटा मेंबर्स का, वो होता है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर का। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर आप देख सकते हैं क्लास के बाहर उसको एक्सेस किया जा सकता है, तभी मैं क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सारे मेथड्स को कॉल कर ले रहा हूं, राइट? मगर अगर मैं इनमें से किसी भी मेंबर को प्राइवेट कर दूं, राइट, किसी भी मेंबर को मैं यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर कर देता हूं, और जैसे मैंने एक्सेप्ट को प्राइवेट कर दिया, मैंने इसको कंपाइल किया और इसके बाद मैं इसका एक ऑब्जेक्ट फिर से बना रहा हूं, और अब मैं राइट क्लिक करके जरा एक्सेप्ट मेथड को कॉल करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखिए मेरे पास एक्सेप्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। मेरे पास बाकी के सारे मेथड अवेलेबल है पर एक्सेप्ट मेथड अवेलेबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने एक्सेप्ट मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर कोई मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर होता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो उस मेंबर को क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता। अगर वो पब्लिक है तो इजीली कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से किसी को भी पब्लिक कहता हूं तो वो इजीली कॉल होगा। जिस तरह से आपने डिफॉल्ट को इजीली कॉल किया था, पब्लिक भी इजीली कॉल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक्सेप्ट और बाकी सारे भी अवेलेबल हैं। तो डिफॉल्ट और पब्लिक क्लास के बाहर अवेलेबल है, प्राइवेट क्लास के बाहर अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, अगर मैं किसी मेथड को प्रोटेक्टेड बना दे रहा हूं या किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड बना दे रहा हूं, तो फिलहाल के लिए मैंने एक्सेप्ट मेथड को प्रोटेक्टेड बनाया। कंपाइल करते हैं और अब जरा देखते हैं कि जब मैंने इसको प्रोटेक्टेड बनाया तो क्या ये अवेलेबल है, क्योंकि प्राइवेट तो अवेलेबल नहीं है, पब्लिक डिफॉल्ट अवेलेबल है। देखिए आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी अवेलेबल है, मगर प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और पब्लिक में अंतर क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमको 2 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज तो है इनहेरिटेंस और दूसरी चीज है पैकेजेस। तो मैं जब आने वाले अगले ट्यूटोरियल में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं पैकेजेस के बारे में डील करूंगा। तो जब मैं पैकेजेस बताऊंगा तब आपको बेसिकली डिफरेंस बताऊंगा कि डिफॉल्ट और पब्लिक में क्या अंतर है। और जब मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस करके बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड कैसे बाकी से अलग है। मगर अगर प्राइवेसी की बात की जाए, अगर आप किसी भी चीज को हाइड करके रखना चाहते हैं, नहीं चाहते वो चीज बाहर किसी के पास अवेलेबल हो, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उस चीज को प्राइवेट डिक्लेयर कर दो। तो ये हमारे 3 एक्सेस स्पेसिफायर थे और इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर को हम दोबारा डील करेंगे जब अभी भी हम लोग इनहेरिटेंस को डील करेंगे या पैकेजेस को डील करेंगे। तो ये अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, डोंट यू वरी, एक्सेस स्पेसिफायर को दोबारा हमको डील करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, तो हमने देखा और हमने उसको कैसे अचीव किया ये भी देखा। अब जो नेक्स्ट 2 टॉपिक हमको करने हैं, वो नेक्स्ट 2 टॉपिक कौन से हैं? वो नेक्स्ट 2 टॉपिक है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, तो इन दोनों चीजों को समझाने के लिए देखिए, इनहेरिटेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी इनहेरिटेंस कैसे किया जाता है और इनहेरिटेंस के वक्त क्या होता है, ये चीज मैं आपको जरूर इस वीडियो में दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं। तो इसी के लिए मैं जरा वापस से आपको अकाउंट क्लास दिखा रहा हूँ और अकाउंट क्लास के मेंबर्स दिखा रहा हूँ, राइट। अब एक दूसरी क्लास बनाते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं न्यू अकाउंट, ओके। और इस क्लास के अंदर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे एक्चुअली, मतलब इस क्लास के अंदर ना मैं डेटा मेंबर बनाऊंगा ना मैं मेंबर मेथड बनाऊंगा। तो आखिर मैं ये क्लास बना क्यों रहा हूँ? एक्चुअली इस क्लास के अंदर मैं अपने अकाउंट क्लास को इनहेरिट करूंगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि इनहेरिट कैसे करते हैं। जब कभी भी आप किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करना चाहें, तो पहली बात तो अगर वो दोनों क्लास एक जगह पे है तो बड़ी आसानी से इनहेरिट कर सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग पैकेज में है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो अकाउंट क्लास मुझे इनहेरिट करनी है उसी जगह पे मेरे न्यू अकाउंट और न्यू अकाउंट एक ही जगह पर है,
तो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस कर सकता हूँ। तो मैं अब न्यू अकाउंट में इनहेरिटेंस कैसे करूंगा, मैं कीवर्ड यूज करूंगा एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स ही वो कीवर्ड है जिसकी मदद से हम जब कभी भी किसी क्लास को इनहेरिट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड के आगे आप जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं उस क्लास का नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू अकाउंट क्लास ने अकाउंट क्लास को इनहेरिट किया। मैंने इसको कंपाइल कर दिया और जब आप अपने प्रोजेक्ट विंडो पे आकर देखेंगे तो आपको इस तरह का एक एरो दिखेगा। ये एरो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है, ये एरो जिस तरफ होगा, उसका एरो हेड जिस तरफ होगा वो क्लास इनहेरिट हो रही है, और टेल हेड जिस तरफ होगा या टेल पार्ट जिस तरफ होगा वही क्लास इनहेरिट कर रही है। तो अकाउंट क्लास इनहेरिट हो रही है और न्यू अकाउंट क्लास इनहेरिट कर रही है। टेक्निकली अकाउंट क्लास है सुपर क्लास, न्यू अकाउंट क्लास है सब क्लास। अकाउंट क्लास को बेस क्लास भी कह सकते हैं और न्यू अकाउंट क्लास को डिराइव्ड क्लास। ओके, अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि न्यू अकाउंट में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं न्यू अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और जैसे ही मैं इसका राइट क्लिक करके यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। एक मिल रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं दूसरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ इनहेरिटेड फ्रॉम अकाउंट। तो जरा इस पे जाइए। इनहेरिटेड फ्रॉम अकाउंट में आप जाएंगे तो आपको वो सारे मेथड दिखेंगे जो सारे मेथड आपने कहाँ बनाए थे, अकाउंट क्लास के अंदर। सो एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास में इस तरह से दी जा सकती है। अब इसके क्या एडवांटेज है? इसके कई एडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इनहैंसिबिलिटी। आप इनहैंस कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। मान लीजिए मैं बैंक के लिए काम कर रहा हूं, मैंने अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें डिफाइन कर दी जो आज मेरा बैंक मेरे अकाउंट में फैसिलिटीज दे रहा है। बट कल को चलकर बैंक अगर अकाउंट की फैसिलिटीज बढ़ाता है तो मुझे आकर के वापस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। या एक दूसरा तरीका ये है कि मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, उसमें पुरानी क्लास इनहेरिट कर लूंगा, तो पुरानी क्लास की सारी फैसिलिटी मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगी और जो नई चीजें मुझे बनानी है वो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। जैसे न्यू अकाउंट के अंदर मैं एक नया मेथड बना रहा हूं, सपोज पब्लिक वाइड न्यू एक्सेप्ट, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, न्यू एक्सेप्ट। सो अब यहाँ पे आप देखिए न्यू एक्सेप्ट नाम का मैंने एक मेथड बना दिया और अब अगर मैं इसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मेरे पास अकाउंट क्लास के भी मेथड होंगे और मेरे पास न्यू अकाउंट का भी मेथड होगा। तो आप देखिए न्यू अकाउंट का मेथड न्यू एक्सेप्ट है मेरे पास, और अगर मैं वहीं पे जाऊं और अकाउंट पे क्लिक करूं तो अकाउंट के भी मेथड है मेरे पास। तो मेरे पास पुरानी चीजें तो रहेंगी ही, मैं उसको और इनहैंस कर सकता हूं। सो इनहेरिटेंस इस तरह से किया जाता है। और अब मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस आपको दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट मेथड को प्रोटेक्टेड रख रहा हूं एंड यहाँ पे बैलेंस चेक को मैं प्राइवेट बना दे रहा हूं। ओके, और कंपाइल किया। अब मैं वापस से आ रहा हूं और न्यू अकाउंट को दोबारा कंपाइल कर रहा हूं, दोबारा इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे आकर इनहेरिटेड फ्रॉम अकाउंट देखूं तो आप देखेंगे कि एक मेथड, 4 मेथड थे एक्सेप्ट अकाउंट क्लास में, उसमें से एक मेथड यहाँ पे नहीं है और जो मेथड यहाँ पे नहीं है वो वही प्राइवेट मेथड है। सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में ये अंतर है कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट, सॉरी माय मिस्टेक, प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते और प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट हो सकते हैं। सो ये बात होगी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की और इनहेरिटेंस की। अब आखिरी टॉपिक जो है वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप जानते हैं, वन थिंग इन मेनी फॉर्म, यानी एक चीज कई रूपों में अवेलेबल हो। अब इसी चीज को दिखाने के लिए मैं एक सिंपल क्लास जो मैंने पहले बनाई हुई है उस सिंपल क्लास के अंदर मैं छोटा सा काम कर रहा हूं। इस सिंपल क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूं ऐड, और उस ऐड मेथड का बहुत सिंपल सा काम है, वो रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, जो मैं 2 वैल्यूज उसमें पास करूंगा ये इन दोनों वैल्यूज का सम रिटर्न करेगा। तो बहुत सिंपल है, राइट। रिटर्न a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। वेरी वेल, कंपाइल किया। इसको अगर मैं रन करूं तो जैसे ही मैं ऐड मेथड को कॉल करूंगा उसको जो भी 2 वैल्यूज में दूंगा उस दोनों को ऐड करके, सपोज 10 और 20 या 30, मैंने ऐड, ये इसका रिटर्न वैल्यू आएगी 40, ये देखिए, राइट। तो दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। मगर मैं जानता हूं मैं ऐड मेथड के अंदर 3 पैरामीटर नहीं पास कर सकता क्योंकि ऐड मेथड को डिक्लेयर ही किया गया 2 पैरामीटर के साथ। पर मैं चाहता हूं कि यूजर चाहे तो 3 मेथड के साथ, 3 पैरामीटर के साथ भी ऐड को कॉल कर ले, तो मुझे इस क्लास के अंदर एक और ऐड मेथड बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक क्लास के अंदर 2 मेथड है ऐड नाम के। एक ऐड मेथड 2 वैल्यूज को ऐड कर रहा है और एक ऐड मेथड 3 वैल्यूज को ऐड कर रहा है, राइट। तो एक ही क्लास में, राइट, 2 मेथड, दोनों का नाम सेम बट दोनों का काम अलग अलग। तो वही चीज है वन थिंग इन मेनी फॉर्म। यहाँ पे ऐड मेथड 2 फॉर्म्स में, और
ये एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। टेक्निकली इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एंड डोंट यू वरी, आगे हमको मेथड ओवरलोडिंग पढ़ना है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, राइट, एंड इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स को। अगर मैं अब पहले वाले ऐड को कॉल करूं और 2 वैल्यू पास करूं तो दोनों का सम देगा, फिलहाल 10 + 20 यानी 30। और दूसरे वाले ऐड को कॉल करूं तो मैं 3 वैल्यू पास कर सकता हूं और वो 3 का सम देगा, यानी फिलहाल 60। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लास बना करके ऑब्जेक्ट बनाकर उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं, एंड फाइनली इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हम प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव करते हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।